हरे कृष्णा दोस्तों, जैम में आज नवरात्रि का 8वां अष्टमी है। तो सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का अपना शेयरिंग सेशन है 1200। सभी को खूब खूब धन्यवाद मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक एंड कमेंट करने के लिए। खूब खूब धन्यवाद सभी का। और 1200 शेयरिंग सेशंस हमारे आज समाप्त होंगे। दोस्तों, आपका साथ सहकार ऐसे ही बना रहे और माँ का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, वही मैं प्रार्थना करता हूँ माँ से। दोस्तों, आज का हमारा शेयरिंग सेशन है 1200 और आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन पार्ट 7। 6 पार्ट में हमने क्या क्या देखा उसका मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा कि जो वेल्थ क्रिएशन जो इंडिया के लोग करते हैं वो ज़्यादा करके प्रॉपर्टी में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में करते हैं और पोस्टल सेविंग्स और शेयर मार्केट में भी करते हैं। पर्पस एक ही रहता है कि हमारे जीते जी हमारे बुढ़ापे में हमारा ये पैसा काम आएगा, जो हमने बचाया है, जो हमने इन्वेस्ट किया है। या तो हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवारजनों को ये पैसा ब्याज के साथ में मिलेगा। रियल एस्टेट में भी वही रीजंस है, मगर थोड़ा सा हम उसको एलोबरेट करेंगे। इमरजेंसी में काम आता है, यानी हमने प्रॉपर्टी लेके रखी है, रियल एस्टेट लेके रखा है, तो इन्वेस्टमेंट के मेन 3 पार्ट है: इन्वेस्टमेंट फॉर नेसेसिटी, इन्वेस्टमेंट फॉर रेंटल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर गोल्स एंड नीड्स। ऐसे टोटल 6 हेड है गोल्स एंड नीड्स के, जहाँ पे हम प्रॉपर्टी को बेच के हमारी ये गोल या तो नीड है उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों का हायर एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, बड़ी प्रॉपर्टी लेना, छोटी प्रॉपर्टी बेच के बड़ी प्रॉपर्टी लेना, अपना मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो भी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, रिटायरमेंट के लिए प्रॉपर्टी को बेचते हैं, और बिजनेस में लॉस आ गया तो लॉस को कवर करने के लिए भी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। तो ये सारे वजह हैं कि प्रॉपर्टी हम खरीद के रखते हैं, कभी भी ये ज़रूरत पड़ी तो हम प्रॉपर्टी बेच देंगे। ये सब सोच के रियल एस्टेट में खरीदी होता है। मगर रियल एस्टेट में बाइंग के वक्त और सेलिंग के वक्त क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आती है। तो सबसे पहले बाइंग में चैलेंजेस ये आती है आजकल कि अभी रिटर्न पहले जैसा नहीं रहा, सिंगल डिजिट में रिटर्न आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, फियर ऑफ जॉब लॉस। अगर हमारा जॉब चला जाएगा तो हम ईएमआई कैसे भरेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा, टैक्सेशन बहुत लगता है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज चार्जेस, ये सब पकड़ते हैं तो करीबन 8 to 15% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू ये टैक्सेशन में चला जाता है। 4th रीज़न है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.5% है, वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा पूरा लोन हमें नहीं मिलता है, 100% लोन नहीं मिलता है। उसके अलावा डीमोनेटाइजेशन के बाद ब्लैक मनी ऑलमोस्ट नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो ये डर रहता है कि जो बिल्डर है वो कभी बहुत बार डिले कर देता है, तो जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस है एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ रियल एस्टेट। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब हमें उसको बेचना है प्रॉपर्टी को, तो क्या क्या दिक्कतें आती है। तो उसमें सबसे पहला है कि हमें जिस भाव में बेचना है वो हमें सही लगता है मगर बायर को सही नहीं लगता है, तो वो राइट प्राइस में हमारा प्रॉपर्टी नहीं बिकता है। दूसरा, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है एक घर के साथ में, इसके लिए भी बेच नहीं पाते हैं। तीसरा है, सभी घर के मेंबर का अप्रूवल भी लेना पड़ता है,
चौथा चीज़ है टाइमिंग, कभी कभी सही नहीं होता है बेचने के लिए। पांचवा है बायर नहीं मिलता है हमें एट द टाइम ऑफ आवर नीड, हमें जब भी बेचना है, हमारी जब ज़रूरत है उस टाइम पे बायर नहीं मिलता है। उसके अलावा डिमांड सप्लाई चैलेंजेस आती है, उसके अलावा टैक्सेशन इश्यूज आते हैं, लिटिगेशन इश्यूज आते हैं। तो वो सारा एट द टाइम ऑफ सेल, जब भी हमें प्रॉपर्टी को बेचना है, तो ये सारी 8 दिक्कतें आती हैं और आ सकती है। तो इसके लिए क्यों ना हम वर्चुअल एस्टेट यानी कि लाइफ इंश्योरेंस से हम ऐसा एक प्रॉपर्टी, एक एस्टेट क्रिएट करें जिसमें ये जो रियल एस्टेट की जो दिक्कतें हैं, जो चैलेंजेस है, उसे हम ओवरकम कर सकें। तो इसके बारे में ऐसे 15 एडवांटेज है वर्चुअल एस्टेट के, जो रियल एस्टेट में ये नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे कि परचेज प्राइस इन केस ऑफ वर्चुअल एस्टेट ज़्यादा मिलती है। कैसे? समझो 10,000 का EMI हमने लिया है, तो इन केस ऑफ वर्चुअल एस्टेट हमें लगभग 13 लाख की प्रॉपर्टी मिलती है। 10,000 की EMI के सामने 13 लाख की प्रॉपर्टी मिलती है, 13 लाख की लोन मिलती है, यानी कि 13 लाख की प्रॉपर्टी मिलती है। मगर हमें वर्चुअल एस्टेट में 10,000 की EMI के सामने, अगर हमने 20 साल का टर्म लिया है, वो रियल एस्टेट में भी 20 साल का लोन का टर्म रहता है, और वर्चुअल एस्टेट में यानी कि LIC में भी हमें 20 साल का टर्म हम लेते हैं, तो 10 लाख के EMI के ऊपर हमें 20 लाख की प्रॉपर्टी मिलती है। तो वहाँ पे 13 लाख, यहाँ पे 20 लाख, सीधी 7 लाख यहाँ पे अपने को ज़्यादा मिल रहा है। तो परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस मिलता है। दूसरा, गारंटेड सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ वर्चुअल एस्टेट। दोस्तों, 10,000 की EMI के सामने हमें रियल एस्टेट में 13 लाख की प्रॉपर्टी मिली है, बराबर है। मगर वो 13 लाख रुपया 20 सालों में कितना होएगा हमें मालूम नहीं है। दुगना भी हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो। समझो हम एज्यूम करते हैं कि 3 टाइम्स हुआ, मगर गारंटी नहीं है। 13 लाख का प्रॉपर्टी 3 टाइम्स 39 लैक्स होता है, मगर गारंटी नहीं है इतना होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा। मगर वर्चुअल एस्टेट में गारंटेड सेल प्राइस मिलता है। 20 लाख की प्रॉपर्टी है, 10,000 की EMI के सामने, तो 20 लाख के सामने 40 लाख गारंटेड मिलने वाला है। तो गारंटेड सेल प्राइस, ये दूसरा एडवांटेज वर्चुअल एस्टेट का। थर्ड एडवांटेज, तीसरा एडवांटेज ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे जब भी हम सेल करते हैं तो वर्चुअल एस्टेट में कोई टैक्स नहीं लगता है, मगर रियल एस्टेट में टैक्स लगता है। तो टैक्स को अवॉइड करने के लिए हमें वापस प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट करना पड़ता है, या तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड लेने पड़ते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम रहता है। फोर्थ एडवांटेज, ऐसा है दोस्तों कि रिडक्शन इन द EMI। समझो हमने EMI चालू किया, रियल एस्टेट में वो कम नहीं हो सकता है, मगर वर्चुअल एस्टेट में वो कम हो सकता है। तो ये चौथा एडवांटेज है। फिफ्थ एडवांटेज, हमें रियल एस्टेट में बायर ढूंढना पड़ता है। 20 साल हो गए, प्रॉपर्टी अपने नाम पे हो गई, लोन ख़त्म हुआ, उसे अगर हमें बेचना है तो बायर ढूंढना पड़ेगा। मगर वर्चुअल एस्टेट में कोई बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी यानी कि LIC जो है, हमें मैच्योरिटी हमारे बैंक खाते में क्रेडिट कर देगी, कोई बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक एडवांटेज है। सिक्स्थ एडवांटेज ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे वर्चुअल एस्टेट में प्री सैंक्शन लोन मिलता है। प्री सैंक्शन लोन मिल सकता है EMI भरने के लिए भी, या तो कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो प्री सैंक्शन लोन मिलता है, और कोई इनकम डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। मगर इन केस ऑफ रियल एस्टेट ऑलरेडी हमने लोन लिया है तो वापस लोन मिलना डिफ़िकल्ट है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी, इनकम डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं।
सेवेंथ एडवांटेज ऐसा है दोस्तों, सेवेंथ एडवांटेज रिडक्स डिस्काउंट इन द ईएमआई। कुछ कुछ प्लान एलआईसी में ऐसे हैं जिसमें प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। अभी समझो जीवन लाभ 21 साल का पॉलिसी है, हमें प्रीमियम सिर्फ 15 साल ही भरना है, तो प्रीमियम पेइंग टर्म कम होती है, तो वैसा 6 साल का डिस्काउंट मिल गया। मगर रियल एस्टेट में ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। 8th बेनिफिट, यहाँ पे इन केस ऑफ डेथ हो गया, रियल एस्टेट में नॉमिनेशन क्लियर नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। मगर इन केस ऑफ डेथ इन वर्चुअल एस्टेट नॉमिनेशन क्लियर कट लिखा हुआ है। कभी कभी 2-3 नॉमिनेशन भी होते हैं, मगर वो क्लियर कट लिखा है तो बेनिफिशियरी वही है करके उसी को पैसा जाता है जिसका नॉमिनी है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट का चांस नहीं रहता है। 10th बेनिफिट, यहाँ पे हाँ 9th बेनिफिट, 9th एडवांटेज, यहाँ पे रियल एस्टेट में वर्चुअल एस्टेट में एक बार ईएमआई नक्की हो गया फिर वो चेंज नहीं होता है, 20 साल तक वही रहता है। मगर इन केस ऑफ रियल एस्टेट लोन इंटरेस्ट में ऊपर नीचे होता है, वैसे यहाँ पे भी ऊपर नीचे हो जाता है, यानी अपना इंटरेस्ट कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, ऐसा होता है। 10th एडवांटेज, यहाँ पे वर्चुअल एस्टेट में कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं रहता है, मगर रियल एस्टेट में मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है। और कोई कोई प्रॉपर्टी में तो बहुत ज़्यादा रहता है, जितनी फैसिलिटी ज़्यादा उतनी ही मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहता है और वो हर साल बढ़ते भी जाता है। 11th बेनिफिट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज रियल एस्टेट में लगता है, वर्चुअल एस्टेट में ऐसा कोई खर्चा नहीं लगता है। और ये खर्चा रियल एस्टेट का 8 to 15% ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइस तक चला जाता है। दैट्स 11th एडवांटेज ऑफ वर्चुअल एस्टेट। 12th 12वां, लिटिगेशन इशू, इन केस ऑफ रियल एस्टेट लिटिगेशन इश्यूज आ सकते हैं, मगर वर्चुअल एस्टेट में ऐसा कोई लिटिगेशन इशू नहीं आता है। 13वां एडवांटेज, रियल एस्टेट में आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर हो सकती है, एक्विजिशन हो सकता है बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, इन केस ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट, इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आपका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। नो डाउट उसका पैसा आपको मिलता है, कभी कम कभी ज़्यादा, मगर वो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट लेके जा सकती है, आपका प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, एक्विजिशन कर सकती है, जो वर्चुअल एस्टेट में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। 14th एडवांटेज, रियल एस्टेट में नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि फ्लड, जैसे कि सुनामी, जैसे कि अर्थक्वेक, इसमें डैमेज हो सकता है। जैसा हमने बहुत सारा अर्थक्वेक आते रहता है, भुज में आया था 2000 की साल में, तो बहुत सारा नुकसान हो गया था। तो वैसा नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से रियल एस्टेट में डैमेज होता है, मगर वर्चुअल एस्टेट में ऐसा कोई डैमेज नहीं होता है। 15th एडवांटेज, इन केस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बिल्डर डिले करता है जिसकी वजह से डिले होता है, और रियल एस्टेट में कोई कैपिटल गारंटी नहीं रहती है, मगर इन केस ऑफ वर्चुअल प्रॉपर्टी जो टर्म है उसी टर्म के बाद पैसा आपको मिल जाएगा, और इसमें 100% कैपिटल प्रोटेक्शन रहता है, आपका मुद्दल सलामत है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी में मिलते हैं। दोस्तों कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो भी मैं बताना चाहूँगा। वर्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि यहाँ पे कोई रेंटल इनकम नहीं मिलता है जो हमें रियल एस्टेट में मिलता है। दूसरा चीज़,
हमें लॉन्ग टर्म रुकना पड़ता है। इन केस ऑफ वर्चुअल एस्टेट, एक अच्छा एस्टेट वैल्यू पाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। एंड तीसरा चीज़, यहाँ पे आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है इन इंटरेस्ट। हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए एक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है जो वर्चुअल एस्टेट में नहीं मिलता है। तो ये सारा बेनिफिट्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वर्चुअल प्रॉपर्टी का मैंने बता दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र वीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।